माय डियर स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएम यूसुफ की बुक से और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक इसका डिस्कस कर लिया है। आज हमने इसके लास्ट क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 में भी उन्होंने वही काम कहा है जो पिछले क्वेश्चन में आपको कहा हुआ था कि आप बेसिस फाइंड करें एंड डायमेंशन फाइंड करें ऑफ द सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ R4 कि आप जो डब्ल्यू है ना वो कोई R4 की सबस्पेस है, आप उसकी बेसिस फाइंड करें एंड डायमेंशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायमेंशन क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं ना बेसिस के अंदर वही उसकी डायमेंशन है। अगर बेसिस के अंदर 2 वेक्टर है तो इसका मतलब है उसकी डायमेंशन 2 है। अगर बेसिस के अंदर 3 वेक्टर है तो इसका मतलब है उसकी डायमेंशन 3 है। तो हमने ये फाइंड करना है कि W की क्या बेसिस है। और इन्होंने एक और काम आसान किया हुआ है कि बताया हुआ है कि जो पहला पार्ट है ना W इससे स्पैन होता है, क्योंकि अगर आपने बेसिस फाइंड करनी होती है ना तो बेसिस के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, एक तो वो स्पैन करे और एक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ क्वेश्चन वालों ने जब खुद ही बताया हुआ है कि जो W है ना वो इन 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा है पहले पार्ट में, तो इसका मतलब है हमारी एक कंडीशन तो वैसे क्वेश्चन वालों ने सेटिस्फाई करके दे दी है। हमने तो सिर्फ अब इनकी क्या चेक करनी है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला हमें सेट ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो वो समझो ये स्पैन कर रहा है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और हम कहेंगे यही इसकी क्या है बेसिस है। तो हम करते हैं पहला पार्ट, एज द सबस्पेस W ऑफ R4 इज स्पैन बाय, कि हमें पता है कि जो W है ये तो इन 3 वेक्टर से क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है। नाउ वी ओनली चेक देयर इंडिपेंडेंसी, यानी इसका मतलब है अब हमने सिर्फ क्या चेक करनी है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर आपने 3 वेक्टर्स हैं तो आपने 3 स्केलर लेट कर लिए A, B और C। पहले स्केलर को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई, दूसरे स्केलर को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, और इसको बराबर रख दिया 0 के। आप अंदर A को मल्टीप्लाई कराओ, B को मल्टीप्लाई कराओ और C को। उसके बाद पहली टर्म्स आपस में ऐड कर दी, दूसरी टर्म आपस में ऐड कर दी, तीसरी टर्म आपस में ऐड कर दी और फोर्थ वाली ये ए बी को मल्टीप्लाई करके ना सारी ये जो फर्स्ट टर्म है उनको आपने कर देना है, फिर सेकंड टर्म वालियों को ऐड कर देना है, फिर आपस में थर्ड वालों को और फिर फोर्थ, और इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि पूरा का पूरा पेयर 0 के बराबर है तो इसकी हर टर्म किसके बराबर होगी, 0 के। तो ये a प्लस 2b भी 0 के बराबर, 4a प्लस b प्लस 2c भी 0 के बराबर, इस तरह ये थर्ड वाली भी और ये फोर्थ वाला 3a माइनस b माइनस 5c ये भी 0 के बराबर। अब ये ना आपके पास 4 इक्वेशन आ गई हैं और आपने ना 3 स्केलर निकालने ए बी और सी। और वो ये इक्वेशंस है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिसको जो आसान लगता है। लेकिन हमने जो एक तरीका शुरू से रखा है कि अगर ज़्यादा जैसे इक्वेशन हमारे पास 3 होती थी तो हम क्या करते थे, किसी 2 को सॉल्व कर लेते थे, उसको तीसरी में पुट कर लेते थे। वो वाला जो मेथड है वहाँ यहाँ भी ना वही वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं और ये भी आपकी मर्जी होती है, आप जिस मर्जी इक्वेशन पे उनको अप्लाई कर दो। अब यहाँ 4 इक्वेशन है ना, आपने 2 इक्वेशन को कोई सॉल्व करनी है, कोई सी 2 इक्वेशन को, उसमें से जो स्केलर की वैल्यूज निकलेंगी ना उसको जो बाकी 2 बच जाती हैं, क्योंकि यहाँ 4 है हमने 3 वाली की नहीं है, 3 वाली में से हम पहले 2 में से निकाल के तीसरी में पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ 4 है तो कोई मसला नहीं, आप कोई सी भी 2 को सॉल्व कर लो, जो बाकी 2 बच जाएंगी ना आपने उसमें पुट कर लेनी है। तो हम इस तरह करते हैं, कोई सी भी, अब यहाँ 1 और 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 के आप इन 2 ले लो। ये मैं फिर दोबारा तरीका बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे करना होता है। ये है ना आपके पास 3 स्केलर है, ए का कोफिशिएंट है इसमें 1, बी का कोफिशिएंट इसमें है 2 और सी का है ही नहीं तो आपने क्या कंसीडर करना है 0, और इसको 2 दफा लिखना होता है 1 2 0, तो 1 2 और 0। अब हम दूसरी इक्वेशन है 4 1 और 2, इसका कोफिशिएंट ए का 4 है, बी का 1 है और सी का 2 है, तो इसको भी 4 1 और 2। ये फर्स्ट वाले को छोड़ देना होता है और लास्ट वाले को छोड़ देना है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब आपने इस तरह करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 2 4, दरमियान में माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई कर देना 0 से, ये ए के नीचे लिखा, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, दरमियान में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो ये आ गया a ओवर 4 b ओवर माइनस 2 और c ओवर माइनस 7। ये हमने सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकाली है, यहाँ भी इसी से ये वैल्यूज निकली हुई है। ये देखिए a ओवर 4, ये a ओवर 4 b ओवर माइनस 2 और c ओवर माइनस 7, ये हमने इस तरह करके आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। फिर आपको पता है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि इसको किसी एक और कांस्टेंट के स्केलर का नाम दे देते हैं k का। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, a की निकलेगी 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a की निकलेगी 4k, b ओवर माइनस 2 को भी k के बराबर है तो b की वैल्यू निकलेगी माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो b की वैल्यू निकलेगी -2k। इसी तरह c ओवर -7 भी किसके बराबर है, k के, तो -7 को आप उधर ले जाओ तो c किसके बराबर निकलेगा, -7k। अब ये तीन स्केलर की वैल्यूज आ गई हैं। अगर अब आपने ये पहली दो से निकाली हैं तो जो बाकी बच जाती हैं उसमें आपने पुट करके देखना होता है कि वो सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। अगर तो वो सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन तो फिर वो क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। ये हमने काफी दफा काम किया। अब हम इसको ना 3 और 4 में पुट करते हैं। मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। एक में इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 है ना वो आपके पास है -a माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। हम इसमें स्केलर की वैल्यूज पुट करते हैं। a आपका है 4k के बराबर, तो a की जगह मैंने पुट किया 4k -3। b है आपका 2k के बराबर -2k, तो ये पुट किया। c है -7k, तो ये पुट किया इज इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ये बनेगा -4k माइनस माइनस प्लस 3 2 6k, और ये माइनस का 7k इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये माइनस का 4k और ये माइनस का 7k, ये 6k और -7k, ये आपके पास कितना आ जाता है, माइनस का 1k, और ये माइनस का 5k इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसमें तो देखें, अगर आप गौर करें तो इक्वेशन तो आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई है। एक भी ना होना, आप फोर्थ में बेशक पुट करके देख लें, अब ये भी नहीं हुई है ना, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। अब अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब इसमें हमने पुट करके देखा है कि हमारी ये नहीं आया कि 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो ये लीनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है, पुट इन 3 एंड 4 वो सी इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, कि हमने जब इसको 3 इक्वेशन और 4 में पुट किया ना तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये सिर्फ जब ही सेटिस्फाई होती है जब सारी जीरो हो जाए। और ये फिर जब वैसे भी अगर इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो ये गिवन वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब स्पैन वो पहले ही कर रहा था और यही तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए। इसका मतलब है बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो यही जो सेट एस है ना, यही आपके पास क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 और 3। अगर 3 वेक्टर है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, डब्ल्यू की 3 होगी, क्योंकि बेसिस जो बेसिस होती हैं वही उसके जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं वही क्या कहलाती हैं, डायमेंशन कहलाती है। तो ये था पहला पार्ट। अब इसी तरह है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी ना उन्होंने यही कहा हुआ है कि जो W है ना वो इन तीन वेक्टर से स्पैन होता है। अब हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। अच्छा, गिवन वेक्टर्स आर, ये तीन वेक्टर्स हैं, एज द सबस्पेस W ऑफ R4 इज स्पैन्ड बाय, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो W है वो इन तीन वेक्टर से क्या होती है, स्पैन होती है। सो वी ओनली चेक देयर इंडिपेंडेंसी, हमने सिर्फ इनकी इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। अब तीन वेक्टर्स हैं, हमने तीन स्केलर ऐड कर लिए, ए बी और सी। पहले वेक्टर को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को दूसरे स्केलर से, तीसरे वेक्टर को तीसरे स्केलर से, 0 के बराबर रख दिया। अंदर ए को मल्टीप्लाई करवा दें, बी को मल्टीप्लाई करवा दें, सी को मल्टीप्लाई कर दें। पहली टर्म्स आपस में ऐड कर दें, दूसरी टर्म आपस में ऐड कर दें, इनकी तीसरी टर्म्स आपस में ऐड कर दें, और ये फोर्थ वाली आपस में ऐड कर दें, और इसको भी 0 के बराबर। अब क्योंकि पूरा पेयर 0 के बराबर है तो फर्स्ट टर्म भी 0 के बराबर, सेकेंड टर्म भी 0 के बराबर, थर्ड टर्म भी 0 के बराबर, और फोर्थ टर्म भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। अब इसमें भी हम वही काम करते हैं, हम पहले दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका वही तरीका है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मैं यहाँ फिर अगेन कर देती हूँ। आपके पास ये एक है 1 1 और 3, ये 1 1 1 और 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 1 3 1 1 3, डबल करके लिखना होता है। फिर उसके बाद है -4 -3 -8, तो -4 -3 -8 -4 -3 -8, ये इसको पहले को छोड़ देना होता है, आखिरी वाले को, बाकियों के नीचे हमने लिख देना होता है ए बी इज इक्वल टू सी। 1 मल्टीप्लाई बाय -8 तो -8 हो गया, दरमियान में माइनस, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 वो हो जाएगा -9, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, +9। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -8 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा -8, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3,
दरमियान में माइनस, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये 4, तो ये आ जाएगा a/1 b/4 और ये माइनस का 4 और ये c/1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ भी इन्होंने यही सॉल्व करके लिखा है, ये a/1 b/-4 c/1 इज इक्वल टू k के बराबर लेट कर लें। यहाँ से a की वैल्यू 1 उधर जाके मल्टीप्लाई, a की वैल्यू k निकलेगी, -4 को तो जाके मल्टीप्लाई कर दें, b की निकलेगी -4k, c को वहाँ जाके c/1 इज इक्वल टू k, तो 1 को तो जाके मल्टीप्लाई कर दें, c की वैल्यू कितनी निकलेगी k। अब अगर आपने ये पहली दो से निकाली है तो बाकी दो में इसको पुट करके देखिए, मैं आपको एक में पुट करवाती हूँ। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है -2a -b -2c इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यूज, a की वैल्यू है k, तो -2k, b की वैल्यू है -4k, तो -4k, -2c की वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। अच्छा, -2k माइनस माइनस प्लस 4k, -2k इज इक्वल टू 0, -2k और -2k हो जाएगा माइनस का 4k प्लस 4k इज इक्वल टू 0, 0 जी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। देखें अब इसने क्या किया, सेटिस्फाई किया। अब इसी तरह आप बेशक फोर्थ में भी पुट कर लें, वो भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इस केस में इक्वेशन तो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ हम देख, जब हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट की तो हमने देखा कि ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, और जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर जो गिवन वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, अगर ना हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। पिछले पार्ट में वो सेटिस्फाई नहीं हुई थी तो हमने कहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें तो वो सेटिस्फाई हो गई है ना हो। अब क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन हमने तो बेसिस प्रूव करना है, बेसिस के लिए हमें तो क्या, कौन से वेक्टर चाहिए होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले ही वेक्टर चाहिए होते हैं, लेकिन ये तो लीनियरली डिपेंडेंट निकल रहे हैं। अब हम इस तरह करते हैं, क्योंकि अब इनमें से कोई वेक्टर ऐसा है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, हमने उसको खत्म करना है। अब जैसे 3 वेक्टर्स थे ना, हम 3 में से ना पहले 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मसला कर रहा है ना एक वेक्टर इनमें से क्या कर रहा है, कोई मसला कर रहा है, तो हमें चेक करना है कि अगर हम ये लास्ट वाले को नहीं लेते और 2 वाले को लेते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। इस केस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हमने पुट किया तो वो तो लीनियरली डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स निकल आए, लेकिन बेसिस के लिए हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले वेक्टर्स चाहिए होते हैं। हमने इसमें बेसिस उनको बतानी है, बेसिस प्रूव करके दिखाना है, हमने निकाल के दिखानी है। पिछले पार्ट में इजी था कि वही वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट निकल रहे थे, तो हमने कह दिया था यही बेसिस है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो 3 वेक्टर्स गिवन थे ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं निकले, वो डिपेंडेंट निकले। तो अब इनमें से ये है कि हमें एक वेक्टर स्किप करना पड़ेगा, देखते हैं कि बाकी जो 2 वेक्टर्स बचते हैं क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने इस तरह किया, नाउ वी टेक ओनली फर्स्ट 2 वेक्टर्स, कि जो गिवन वेक्टर्स थे ना, 3 वेक्टर्स थे, ये और ये, हम उनमें से ना क्या ले लेते हैं 2, एंड चेक देयर इंडिपेंडेंसी, हम इनकी इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि 2 वेक्टर्स हैं, तो हमने 2 ही क्या ले लिए, स्केलर। पहले स्केलर को पहले वेक्टर से, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से, और बराबर इज इक्वल टू 0। अंदर ए को मल्टीप्लाई करवाएं, बी को मल्टीप्लाई करवाएं। अब पहली टर्म्स आपस में ऐड कर दें, सेकंड टर्म्स भी आपस में ऐड कर दें, और थर्ड टर्म भी आपस में ऐड करके लिख दें इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दो आपके पास जो पेयर है ये 0 के बराबर है, तो इनकी हर टर्म भी 0 के बराबर होगी। ये भी 0 के बराबर, दूसरी भी 0 के बराबर, तीसरी भी 0 के बराबर, और फोर्थ वन भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अच्छा, अब यहाँ इजी है, यहाँ सिंपल, जिसमें से सिंपल वैल्यूज निकल रही हैं तो वहां से तो आप इजीली निकाल लें। जिसमें आपको थोड़ा सा मसला लग रहा हो ना सॉल्व करने में, तो हम वो वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। अब यहाँ नजर आ रहा है कि 1 और 3, अगर सिर्फ उनको हम सिंपल ऐड ही कर लेना तो b कैंसिल हो जाएगा, इजीली a की वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू नहीं आ रही होती तो फिर हम वो वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, तो b आपस में कैंसिल हो जाएगा, a और ये -2 है तो बचेगा माइनस का a, और ये किसके बराबर है, 0 के। यहाँ से अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है तो a माइनस वहाँ जाके खत्म हो जाएगा, a किसके बराबर निकल आया, 0 के। अब इस a को आप इनमें ही बेशक पुट कर दें, तो a को जब 0 पुट करेंगे b भी कितना आ जाएगा, 0। देखें हमें, क्योंकि हमने इसमें 2 स्केलर लेट किए थे ना, 2 वेक्टर्स, अब क्या हम 2 वेक्टर्स लेके चले थे, ये देखें अब हम कितने वेक्टर्स लेके चले थे, 2 वेक्टर्स लेके चले थे, हमने 2 ही स्केलर लेट किए थे। अब ये दोनों स्केलर की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई, a की भी 0 आ गई है, b की भी 0 आ गई है। इसका मतलब है कि ये वाले जो 2 वेक्टर्स है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। स्पैन तो क्योंकि अगर वो 3 कर रहे हैं तो 2 भी कर ही रहे होंगे, ठीक है, अगर वो स्पैनिंग सेट में मतलब वो 3 वेक्टर्स कर रहे हैं ना, तो वो 2 वाले वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर भी 100% इसको क्या करते होंगे, स्पैन करते होंगे।
और ये दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये दो वेक्टर क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। Hence the vectors are linearly independent and so the set, फिर ये जो दो वेक्टर्स वाला सेट है ये क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा W के लिए। अब देखें इसके सेट के अंदर यानी जो इसकी बेसिस है इसके अंदर कितने वेक्टर है, 2 हैं, तो इस केस में जो W की डायमेंशन है वो कितनी होगी, 2 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है। लेट U and W be टू डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ R क्यूबिक। R क्यूबिक की जो U है और W है ये कोई दो डायमेंशनल सबस्पेसेस है। शो डैट, हमने ये शो करना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो गिवन चीज़ है वो ये है कि U की डायमेंशन भी 2 है गिवन है, W की डायमेंशन भी 2 है, और आपको पता है R क्यूबिक की डायमेंशन कितनी होती है, 3 होती है। ये हमने शुरू में भी जब हमने स्टार्ट में किया था ना इसकी इंट्रोडक्शन टाइप, वहाँ भी हमने देखा था R स्क्वायर की डायमेंशन मैंने आपको कहा था 2 होती है, R क्यूबिक की क्या होती है, 3 होती है। डायमेंशन ऑफ अच्छा, अब हमने प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो है ना वो सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला केस तो हम ये लेते हैं कि अगर तो यू डब्ल्यू के बराबर ही हो जाए, कि यू और डब्ल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फिर इनका मतलब इनकी डायमेंशन भी दोनों की क्या है, सेम होगी। डायमेंशन ऑफ यू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगी, सेम होगी, जो कि 2 ही है। तो फिर तो इनके इंटरसेक्शन में सिंगलटन जीरो नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर सेम होंगे तो फिर दोनों में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। अगर तो ये हम क्या लेके चलते हैं, दोनों को बराबर लेके चलते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर ये दोनों बराबर ना हो फिर देखते हैं कि फिर भी इंटरसेक्शन आता है, सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं आता, हमने ये चेक करना है। हेंस वी सपोज दैट, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अब कहते हैं कि यू डब्ल्यू के बराबर नहीं है। दिस मीन, अब इसका ये क्या मतलब है कि यू और डब्ल्यू आर नॉट स्पैन बाय द सेम सेट, क्योंकि हमने कहा है कि यू और डब्ल्यू बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है अब ये दोनों जो है ना किसी एक ही सेट से स्पैन नहीं हो सकते, एक ही सेट से, क्योंकि दोनों को मुख्तलिफ लेके चलें। अब फिर क्योंकि यू की डायमेंशन भी डब्ल्यू है, सॉरी यू की डायमेंशन भी 2 है और डब्ल्यू की डायमेंशन भी कितनी है आपके पास, 2 है, तो फिर जो u प्लस डब्ल्यू है ना उसकी डायमेंशन 2 नहीं हो सकती, फिर 2 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि एक तो हम इनको सेम ले नहीं सकते, 2 तो हम ले ही नहीं सकते, हमें क्या लेना है, इनको मुख्तलिफ लेके चलना पड़ेगा। मुख्तलिफ जब लेंगे तो अगर एक 2 है तो हमें कोई दूसरा कुछ और लेना पड़ेगा, इस वजह से जब u प्लस डब्ल्यू की निकालेंगे ना तो वो कभी भी 2 तो नहीं हो सकती ना, वो 2 से क्या होगी, बड़ी ही होगी। सिंस u and w आर सबस्पेसेस ऑफ R क्यूबिक, एक तो हमें ये बात हमने निकाल ली कि डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू 2 से तो क्या होगी, बड़ी होगी। अब एक हम ये बात देखते हैं कि u और w हमें पता है सबस्पेस है R क्यूबिक की, तो फिर डायमेंशन जो होगी u प्लस डब्ल्यू, यानी अगर u प्लस डब्ल्यू की डायमेंशन निकालते हैं वो लेस देन इक्वल टू 3 तो होगी। क्यों, क्योंकि देखे ना u और w अगर सबस्पेस हैं तो u प्लस डब्ल्यू भी किसकी सबस्पेस होंगी, R क्यूबिक की होगी। अगर u प्लस डब्ल्यू आर क्यूबिक की सब स्पेस है तो आपको पता है सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेस और क्या होती है, इक्वल होती है। तो डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू, क्योंकि सब स्पेस बन गई है आर क्यूबिक की, तो आर क्यूबिक की डायमेंशन है 3, तो इस वजह से हमने ये लिखा है कि u प्लस डब्ल्यू की डायमेंशन या तो फिर 3 हो सकती है या 3 से छोटी हो सकती है। सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के या बराबर हो सकती है या उससे क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। अब इन दो बातों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो फिर जो डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू है वो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी या क्या है, बराबर है। तो आप इससे फिर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 2 से बड़ी है। 2 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, 3 होता है, और उन्होंने कहा 3 से छोटी या इक्वल हो सकती है, तो इसका मतलब है कि यही सिर्फ पॉसिबिलिटी बनती है ना कि डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू क्या हो सकता है, 3। इसको ज़रा गौर करके सिर्फ रीड करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि 2 से बड़ी है, 3 के बराबर है, तो 2 से बड़ा भी 3 ही होता है। तो इसको कंबाइन करके लिखें तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी निकलती है कि डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू क्या हो सकती है, 3 ही हो सकती है। अब अगर आपने क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल के देखना था तो आपको ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि इंटरसेक्शन वाले के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर आपने इंटरसेक्शन वाला निकालना है, इंटरसेक्शन वाली टर्म को इधर ले आए और ये वाली टर्म को इधर ले आए। अब डायमेंशन ऑफ यू क्वेश्चन वालों ने गिवन था कि 2 है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी क्वेश्चन में गिवन था 2 है, यू प्लस डब्ल्यू की हमने निकाल ली है डायमेंशन, तो इसके आंसर में तो क्या आ गया, 1। तो ये देखें सिंगलटन जीरो तो नहीं आया ना, हमने यही प्रूव करना था कि जो डायमेंशन ऑफ जो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू है ना वो सिंगलटन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये प्रूफ हो गया, इट शोज दैट कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू कंटेन्स अ नॉन जीरो एलिमेंट, के इसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और इनका जो इंटरसेक्शन है वो सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है ये ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला हम अगली एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे।
अब तक ये जितना किया इसको रीड कर लें, किसी को कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।